अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? कि बाकी की तरफ आए थे अभी तक सिर्फ 5 स्टूडेंट्स। हीमोडायनामिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। चलो 2 मिनट तक वेट करते हैं। किसी ने ऑनलाइन होना हो तो तब तक ऑनलाइन हो जाए। सो हीमोडायनामिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हीमोडायनामिक्स में सबसे पहले हमने ये देखना है कि हीमोडायनामिक्स क्या है, उसके बाद कौन कौन सी वेरियस मेथड्स अवेलेबल, वेरियस मेथड्स है हमारे पास जिसके ज़रिए हम हीमोडायनामिक्स के डिफरेंट वेरिएबल्स को मॉनिटर करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हम किस तरह मॉनिटर करेंगे, या आउटलाइन को हम किस तरह देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्रेशर या सेंट्रल वीनस कैथेटर क्या है, सेंट्रल वीनस कैथेटर को प्लेस कैसे करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर को प्लेस करने की कौन कौन से फायदे, कौन कौन से नुकसान है, ठीक है, क्यों हम करते हैं, और उसको हमने केयर कैसे दें। जो आर्टीरियल लाइन है या आर्ट लाइन और सीवीपी लाइन है, ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, ये दो लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग है, या लेफ्ट आर्टीरियल या लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर मॉनिटरिंग या आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग, कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो दो है ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है अगर हम देखा जाए पेपर के लिहाज से, तो अंडर आर्टीरियल प्रेशर और सीवीपी लाइन जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग क्या है, या हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग हम कहाँ पे करते हैं। सो हीमोडायनामिक्स क्या है, ब्लड के अंदर जितनी चेंजेस आती रहती है वो क्या है, वो हीमोडायनामिक्स है। हीम मीन ब्लड, इन डायनामिक्स मीन चेंजेस। ब्लड के अंदर जितनी भी चेंजेस आती है वो क्या है, वो हीमोडायनामिक्स के अंदर आ रही है वो चीज़ें। सो जब भी हमारे पास पेशेंट क्रिटिकल एरिया में पड़ा हो तो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जो है वो तो कॉमन नहीं भी है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो मस्ट है। जब भी हमारे पास पेशेंट क्रिटिकल एरिया में पड़ा हो तो उसका हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जो है वो मस्ट है। जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम हार्ट रेट चेक करते हैं, ब्लड फ्लो चेक करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी, टिश्यू परफ्यूजन। अच्छा, अब कुछ स्टडीज ये कह रही है कि इन 4 चीज़ों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही रिलेशनशिप और बाकी सारी चीज़ें इन चीज़ों की इर्द गिर्द चल रही होती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन चीज़ों की इर्द गिर्द चल रही होती है। हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिलीवरी एंड टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। So the goal of hemodynamic monitoring is to accurately assess the patient and provide therapies to optimize oxygen delivery and tissue perfusion. जो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग का मेन गोल है वो क्या है कि हम पेशेंट को एक्यूरेटली असेस करें, हम पेशेंट को एक्यूरेटली असेस करें और उसकी ऑक्सीजन ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसकी टिश्यू परफ्यूजन ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज जो है वो डिज़ाइन कर ले, डिफरेंट थेरेपीज जो है वो प्लान कर ले, ठीक है। द पर्पस ऑफ हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, और कौन कौन से पर्पसेस हैं, to aid the diagnosis of various cardiovascular disorder, guide therapies, जैसे मैंने पहली स्लाइड में आप लोगों को बताया कि एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को
डायग्नोज करने में या डायग्नोज होने में हमें हेल्प आउट करता है। और जब हम उसे डायग्नोज कर लेते हैं, जब हमें पता चल जाता है, जब हम उसे पिक कर लेते हैं उस डिजीज को, फिर हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जो है वो हमारे थेरेपीज को जो है वो आगे गाइड करता है, हमारी थेरेपीज को जो है वो डायरेक्ट करता है कि हम अपनी थेरेपी जो है वो कैसी देनी है, आपने आगे जो है वो क्या करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आती है, ठीक है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग से हमें पता चल गया कि भाई कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है, और उसकी वजह से उसके बाद जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन दे रहे हैं और साथ साथ हम हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आया ये मेडिसिन जो है इसका कोई असर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कार्डियक आउटपुट बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू मिनिमाइज कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन। कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन को मिनिमाइज करता है, हमें पता चलता है कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और हम ऑन टाइम उसे जो है वो सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट, टू ट्रीट disorders and evaluate response to therapy. To treat disorders and evaluate response to therapy. Disorders को treat करने में हमें help out करता है और हमें ये बताता है कि आप जो थेरेपी दे रहे हो उस थेरेपी का रिस्पॉन्स क्या है, उसे एवेलुएट करने में हमारा हेल्प आउट करता है। जी बिल्कुल, पीएच एपीजी सारी चीज़ें इन्हीं में से हम, जब हम आउटलाइन पास करते हैं तो आउटलाइन को पास करने की दो मेन रीज़न होते हैं। एक आर्टीरियल ब्लड लेना जिसके अंदर आप एबीजीज या पीएच वगैरह चेक करके आर्टीरियल ब्लड केसेस देखते हो, और दूसरा क्या है कि जो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मेथड है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मेथड है, वो क्या है, वो उसी से होता है, आउटलाइन से ही होता है, आर्टीरियल लाइन से ही होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही है। The basic equipment necessary to measure hemodynamic pressure includes non-compliant pressure tubing, a transducer, an amplifier, a mean of recording or displaying the information collected. अब आपने हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी है तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास ट्यूबिंग होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसड्यूसर्स होना चाहिए जो कि उस करंट को जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट में, मैकेनिकल को जो है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स में जो है वो चेंज कर ले। एम्पलीफायर होना चाहिए जो कि चीज़ें हमें जो है वो डिस्प्ले करे। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए कोई मीन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके रिकॉर्ड करनी है। लेकिन सारी चीज़ों से पहले जो है ना वो हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि ऑलरेडी आप सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये पिक्चर ज़रा अगर किसी ने देखना, ये पिक्चर बाद में देख भी ले, ठीक है, रिवाइज होने के लिए तो रिवाइज कर ले यहाँ से। ठीक है, कि जो ब्लू नज़र आ रहे हैं वही डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट को उन्होंने जो है वो डिफरेंशिएट किया। हार्ट का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना है आर्टरीज के जरिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वीनस वेस्कुलेचर के जरिए जो है वो रिसीव। प्रेशर हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर क्या है? ऐसा ब्लड जो जा रहा है ना, ब्लड का जो फ्लो है,
अच्छा, वैसे आप लोग बताओ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? पहले तो आप लोग बताओ कॉन्सेप्ट क्या है आपको, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? स्लाइड्स आज मैं मैक्सिमम सारे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ब्लड प्रेशर क्या है? ओके, ठीक है, कोई और? सारे सो रहे हो? ठीक है।
ओके, जो आप लोग कह रहे हो ना, आर्टिस्ट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके, जागी हुई लग नहीं रहा था उस टाइम पे, इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक कुछ 2-3 4 बच्चे जो कैंसिल करते हैं, बाकी सिर्फ ये सर जी सर ये सर जी सर आ रही हैं बस। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वो मोबाइल साइड पे रख के थोड़ी देर बाद हाथ में पकड़ के बस एक मैसेज कर दिया कि जी सर, ओके सर, बस मुझे यही लग रहा है। बाकी कुछ 4-5 बच्चे हैं मैक्सिमम, 5 तक, क्योंकि रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हें पता है कि रिस्पॉन्स क्या करना है। ठीक है, ओके। सो अभी जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है ना, नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते, वो मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। अगर ना कर रहे होते ना तो उन्हें ये पता होता कि किस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स करना। मैक्सिमम 5-6 बच्चे हैं वो रिस्पॉन्स करते सही। चलो, ओके। सो प्रेशर जो जनरेट होता है ना, वो किस चीज़ से जनरेट होता है? वो फ्लो और रेजिस्टेंस दोनों को मिला के जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल ये कि अब हार्ट ने क्या करना है, अब इनमें से ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे डायनामिक्स है जो ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो अफेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट का रेट और ब्लड का फ्लो, वेन्स का रेजिस्टेंस, हार्ट का रिदम, ठीक है, फोर्स, जिस फोर्स से वो पुश कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन 2 चीज़ें है वो क्या है, उनकी फ्लो और रेजिस्टेंस दोनों से जो है वो क्या बनता है, वो प्रेशर बनता है। ब्लड का फ्लो कितना है, ठीक है, और आगे से जो उसे रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, असल में ये जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है कि जो फोर्स लिक्विड के ऊपर जो रेजिस्टेंस उन्हें मिल रहा है ना, वो क्या है, वो प्रेशर, ठीक है। फ्लो क्या है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड मूव ओवर टाइम जो फ्लूइड कितना मूव कर रहा है वो क्या है, वो फ्लो है। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन है, ठीक है। तो 3 चीजें, प्रेशर, फ्लो और रेजिस्टेंस। प्रेशर क्या है, फोर्स है, वो फोर्स जो कि लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है आगे पुश करने के लिए, ठीक है। फ्लो क्या है, उस फोर्स की वजह से जो फ्लूइड आगे मूव कर रहा है वो क्या है, वो फ्लो। रेजिस्टेंस, आगे से जो रुकावट मिल रही है, जो अपोजिशन मिल रहा है वो क्या है, अच्छा, ठीक है। अपोजिशन टू फ्लो जो है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट जो हार्ट पर मिनट में ब्लड जो है वो इजेक्ट कर रहा है वो क्या है, वो कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट क्रॉस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि ईच बीट में जितना ब्लड निकलता है ना, वो क्या है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना है, 4 to 8 लीटर पर मिनट है, 4 to 8 लीटर पर मिनट है, ठीक है। सो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ब्लड इजेक्टेड विद ईच बीट, नॉर्मल 60 to 70%, ठीक है। जितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पड़ा होता है उसमें से 60 to 70% ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, वो इजेक्ट होता है, और बाकी ब्लड जो है वो उसी के अंदर रहता है, ठीक है। जितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है उसमें से 60 से 70% ब्लड जो है वो बाहर निकलते हैं और बाकी जो है वो अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ें थोड़ा सा एक दफ़ा जो है ये चीज़ें पढ़ ले, प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये चीज़ें एक दफ़ा पढ़ ले, कल मैं आप लोगों से पूछूँगा, ठीक है, ओके। ये आप यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे छोड़ दे, आप लोग पढ़ लो। अब कार्डिक आउटपुट वर्सेस कार्डिक इंडेक्स। कार्डिक आउटपुट क्या है, कार्डिक इंडेक्स क्या है। इंडेक्स इज द बेटर असेसमेंट बेस्ड ऑन बॉडी साइज। इंडेक्स जो है वो बॉडी साइज के हिसाब से हम जो है वो असेस करते हैं, तो ये एक बेटर असेसमेंट है, ठीक है। कार्डिक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट डिवाइड बाय बॉडी सरफेस एरिया, calculated on the computer after entering the patient height and weight. Cardiac index provide a measure of cardiac output specific to patient body size, providing a better assessment.
Cardiac output is a calculated value and is the product of cardiac output divided by patient body surface area. अच्छा, ये लास्ट में जो लिखा है ना कार्डियक आउटपुट नहीं है, ये कार्डियक इंडेक्स है, ठीक है। सो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक बेटर असेसमेंट है, क्योंकि ये बॉडी साइज के हिसाब से जो है वो हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, बॉडी साइज के हिसाब से जो है हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कार्डियक इंडेक्स जो है वो इज इक्वल है इसके चीज का बराबर है कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाय बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। मोस्टली जो है ये कंप्यूटर जनरेटेड कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम्स में कैलकुलेट होता है। इसमें हम पेशेंट का हार्ट और वेट जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से जो है हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमें एक बेटर असेसमेंट देता है बॉडी साइज के हिसाब से। ये लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड वैल्यू एन इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाय द पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कार्डियक आउटपुट नहीं, ये कार्डियक इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आउटपुट लिखा हुआ है ना, ये आउटपुट ना नहीं, ये इंडेक्स है, ठीक है। मैंने पता नहीं क्या लिखा, ये कार्डियक इंडेक्स है, ठीक है। कार्डियक इंडेक्स इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाय पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया, ओके ओके। चल, ये सारा कुछ जनरल टर्म्स और हार्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड टर्म्स थे सारे, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता था, ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग जानते हो, सिर्फ रिवाइज करना था, और आपको भी सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। प्री लोड अपलोड लोड वगैरह को थोड़ा सा एक दफ़ा जो है वो रीड देते, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड और लास्ट स्टेप सेम उसे एक पॉइंट में लिखा गया है, इसे जो है वो सेंटेंस में लिखा गया है। चलिए मैं रिमूव कर लूँगा। Okay, अब hemodynamics. Hemodynamics are the forces which circulate blood through the body. Especially hemodynamic is the term used to describe the intravascular pressure and flow that occur when the heart muscle contract and blood pump throughout the body. Hemodynamics क्या है? Hemodynamics असल में ये सिर्फ रिलेटेड है इंट्रावेस्कुलर प्रेशर्स या इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स के साथ। जब भी हार्ट पंप करता है और ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ पुश करता है, उसी की वजह से जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है फोर्स के साथ, असल में वो जो फोर्स है वो क्या है, वो हीमोडायनामिक है, या उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है वो क्या है, वो हीमोडायनामिक्स है, ठीक है। सो hemodynamic monitoring refer to measurement of pressure, flow and oxygenation of blood within the cardiovascular system. cardiovascular system के अंदर जब भी हम प्रेशर, फ्लो और ऑक्सीजनेशन ब्लड के अंदर मेजर करते हैं तो वो क्या है, वो हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, ठीक है। मेन पर्पस इसका क्या होता है? मेन पर्पस इसका ये कि हमें पता चल जाए अर्ली जो है वो हमें डिजीज, अर्ली जो है वो हमें किसी प्रॉब्लम की डिटेक्शन हो जाए, ठीक है, और उसके बाद हम उसे क्या करें, उसके बाद हम उससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में जाने से पहले जो है हम उसे ट्रीट करें, या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को हम इसमें ट्रीट करें, जैसे कि हार्ट फेलियर है, जैसे कि कार्डियक टैम्पोनेट्स वगैरह, ठीक है। Okay, evaluate the patient immediate response to treatment such as drug and mechanical support. अगर पेशेंट को आप कोई सपोर्टिव मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, या आप पेशेंट को जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हो, मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट है, तो आपको उसका जो इमीडिएट रिस्पांस एवेलुएट करना है वो आपने किस चीज़ से करना है, वो आपने इधर हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग से करना, ठीक है। Evaluate the effectiveness of cardiovascular functions such as cardiac output and cardiac index. और हमें इससे हमें पता चलता है कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन या हमारा जो हार्ट और वेसल्स है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। इससे हमें उसका पता चल जाता है। कॉमन इंडिकेशन फॉर हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग की मेन कौन कौन सी इंडिकेशन, जैसे कार्डियक फंक्शन एंड इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। जब भी कार्डियक फंक्शंस को हमने देखना हो, जब भी हमने किसी थेरेपी की इफेक्टिवनेस को देखना हो, तो हमने क्या करना है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करना। कार्डियोजेनिक शॉक में, सीवियर हार्ट फेलियर में, सेप्सिस या सेप्टिक शॉक में, मोड्स में, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन सिंड्रोम या फेलियर सिंड्रोम जो है,
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम ARDS कहते हैं, ठीक है। कार्डियक सर्जरीज में जो भी प्रॉब्लम्स कार्डियक और ऑक्सीजनेशन के साथ इन्वॉल्व है या ऑक्सीजनेशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, उन सारी चीज़ों में हमने क्या करना है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। दो तरह की हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग है हमारे पास, नॉन इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग और इन्वेसिव मॉडलिटीज या इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। जो नॉन इन्वेसिव है उसमें नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर आ रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम 2 मेथड्स यूज करते हैं, एक पल्पेटरी और दूसरा ऑस्कल्टेटरी मेथड, ठीक है। नॉन इन्वेसिव में जो सबसे पहला है वो क्या है, वो बीपी चेक करना है, ठीक है, जिसमें 2 मेथड आते हैं, पल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो असेस करना, वो क्या है, वो भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। पता है किसी को कि जुगुलर वेनस प्रेशर को किस तरह असेस करते हैं? किसी को पता है कि जुगुलर वेनस प्रेशर किस तरह असेस करते हैं? असेसमेंट में नहीं पढ़ा कि एंगल के साथ उसे कंपेयर करते हैं, 2 स्केल्स रखते हैं और 2 स्केल से जो है वो हम उसे असेस करते हैं। चल देख लेंगे, चल कोई नहीं। विद स्केल इन पल्पेशन है, हाँ इसी तरह ही है। पल्पेट करते नहीं है, देखते, उसका जो पल्स आ रहा होता है ना, 2 स्केल्स रखते हैं और उस जुगुलर वेनस प्रेशर जो है उसका जो एक वेव बनता है, ठीक है, उसके साथ हम चेक करते हैं। चलो खैर वो आगे अगर नहीं पढ़ा तो, ठीक है। इसके अलावा पल्स, हार्ट रेट और कैपिलरी रीफिल जो हम चेक करते हैं, ठीक है, पल्स, हार्ट रेट और कैपिलरी रीफिल जो हम चेक करते हैं, ये क्या, ये सारे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। Assessment of serum lactate level can provide information regarding end organ perfusion, ठीक है। सीरम के अंदर लैक्टेट लेवल देखना, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या, ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर्स में जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं? आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग, राइट एट्रियल प्रेशर मॉनिटरिंग और सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर्स के अंदर पड़ी। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने से पहले जो है वो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि इनका नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, उससे हमें आगे जो है वो थोड़ा सा जो है वो चीज़ों में आसानी होगी। CBP का जो नॉर्मल प्रेशर है वो क्या है, 3 to 8 mmHg। CBP का नॉर्मल वैल्यू जो है वो 3 to 8 mmHg। CBP मेजर करते वक्त किसी ने देखा है कि CBP कैसे मेजर करते हैं? किसी ने देखा CBP कैसे मेजर करते हैं? हाँ इन्वेसिव तो है, मैं बेसिक कह रहा हूँ कि इसमें किसी को पता है कि कैसे मेजर करते हैं? देखा है किसी ने ICU में? जनरल पूछ रहा हूँ वैसे। अच्छा नहीं, कट वगैरह नहीं लगाते, खैर नहीं देखा तो बता दो कि नहीं देखा, कोई इशू नहीं, ठीक है।
डिवाइस से करते हैं, इसमें हम कैथेटर पास करते हैं और कैथेटर के जरिए ही होता है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि वहाँ पे जो रीडिंग्स आप लोगों को मिलेगी ना, अब जिसने देखा है ना वो ज़रा गौर से सुन ले, बाकी भी सुन ले, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्हें अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे शायद आप लोगों के सामने स्टाफ ने कहा होगा कि इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो 10 to 12 है। अगर किसी ने सुना हो तो मुझे बता दें। देखिए वहाँ पे अक्सर स्टाफ कहते हैं कि इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो क्या है, वो 10 to 12 है। वो लोग जो मैयर करते हैं ना वो 10 to 12 मैयर करते हैं, और हम यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि 3 to 8 mmHg। ठीक है, किसी ने सुना है वैसे? अच्छा, वो लोग जो कह रहे हैं ना कि 10 to 12 है, वो गलत नहीं कह रहे, वो भी सही कह रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं ना कि 10 to 12 है, वो भी सही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बुक में है ना कि 3 to 8 है, हम भी सही कह रहे हैं। पर जो मेन चीज़ है यहाँ पे ना वो वैल्यू का है। वो लोग मैयर करते हैं सेंटीमीटर इन H2O, वो लोग मैयर करते हैं सेंटीमीटर इन H2O में। और यहाँ पे बुक में जो वैल्यू है ना 3 to 8, ये किस चीज़ में है? ये mmHg में, ये मरकरी में ये मरकरी में। वहाँ पे जो हमारे पास है वो हम फ्लूइड साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, हम H2O में देखते हैं, सेंटीमीटर इन H2O में हम स्केल्स के साथ देखते रहते हैं। 2-3 मेथड से वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में किसी ने आपके सामने कहा कि 10 to 12 है तो आप लड़ने ना लग जाना कि हमने तो 3 to 8 ही पढ़ा था। 3 to 8 जो है वो क्या है? 3 to 8 जो है वो mmHg में, और 10 to 12 जो है ये सेंटीमीटर इन H2O में। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। राइट, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक कितना है? 20 to 30 mmHg है। ठीक है, साथ जो है वो राइट वेंट्रिकल्स के साथ जो है वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अटैच है, तो उसका भी सेम ही होगा, 20 to 30 होगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर जो है वो कितना है? वो 8 to 12 mmHg है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मल 4 to 8 लीटर पर मिनट में। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स जो है वो 2.5 से लेके 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। ठीक है, प्रोसीजर्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करो क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, उसको पास कैसे करना है फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि अब इसको मैयर कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में तो वो 120 से 130 ml, वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में तो 50 to 60 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml, और बीपी जो है वो क्या है? 120/80 mmHg। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो हम आगे सारे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। अब ये वैल्यूज है ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इससे 2-3 MCQs भी आती है पेपर में, स्पेशली CVP का, कि नॉर्मल CVP वैल्यू कितना है। ठीक है, और ये वैल्यू आप लोगों ने देखना है कि अगर उन्होंने किस चीज़ में पूछा है, उन्होंने मरकरी में पूछा है, उन्होंने वाटर में पूछा है। अगर मरकरी में पूछा है, मिलीमीटर इन Hg पूछा है तो 3 to 8 है। अगर सेंटीमीटर इन H2 पूछा है तो वो क्या है? वो 10 to 12 है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब इन्वेसिव मॉनिटरिंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? ठीक है, एक इन्वेसिव कैथेटर होना चाहिए, चाहे वो CVP का है, चाहे वो आर्टीरियल है, चाहे वो पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी कर रहे हो तो पल्मोनरी चाहिए आपको, अगर सेंट्रल वेनस कर रहे हो तो CVP चाहिए आपको, अगर आर्टीरियल कर रहे हो तो आर्टीरियल कैथेटर चाहिए आपको। साथ एक फ्लश सिस्टम होना चाहिए, एक फ्लश सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जिस फ्लश सिस्टम में आपके पास ट्यूबिंग, आपके पास जिसको हम ड्रिप सेट वगैरह बोलते हैं, ठीक है, आपके पास ट्यूबिंग होगी, आपके पास फ्लूइड होगा, आपके पास एक 3 वे स्टॉप कॉक होगा जिसको हम 3 वे स्टॉपर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम 3 वे स्टॉपर बोलते हैं। आपके पास एक 3 वे स्टॉपर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में एक फ्लश डिवाइस विच प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड मैनुअल फ्लशिंग ऑफ सिस्टम। एक फ्लश डिवाइस होना चाहिए जिससे आपने सिस्टम को फ्लश करना, मीन्स के फ्लूइड होना चाहिए आपके पास। तो कौन कौन सी चीज़ें? फ्लूइड, ट्यूबिंग और 3 वे स्टॉपर।
ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए, तभी जो है वो आप उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो या इन्वेसिव मॉनिटरिंग कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। और साथ साथ आपको एक प्रेशर बैग चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कभी फ्लूइड के ऊपर जो एक प्रेशर बैग लगा होता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर को मैयर करते वक्त हम एक बैग लगाते हैं ना, जिस तरह हमें वो कफ लगाते हैं, उसी तरह कफ शेप जो है वो एक बैग बना होता है और अक्सर आईसीयूज में जो है वो फ्लूइड के ऊपर अटैच हुआ होता है और उसको हमने प्रेशर भी दिया होता है 300 mmHg। इसको हम प्रेशर बैग बोलते हैं, मे भी किसी ने देखा हो, ठीक है। तो आपके पास एक प्रेशर बैग होना चाहिए जिसको हम फ्लश सोल्यूशन जो हमारे पास फ्लूइड्स है उसके अराउंड जो है वो हम प्लेस करते हैं और उसका प्रेशर जो है वो हम 30 mm 300 mmHg पे जो है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। The pressurized flush system deliver 3 to 5 ml of solution per hour through the catheter to prevent clotting and backflow of the blood into the pressure monitoring system। अच्छा, इस फ्लूइड को हम अटैच क्यों करते हैं और इस फ्लूइड को हम ये 300 mmHg प्रेशर क्यों देते हैं? और ये अगर हम इसे प्रेशर देते हैं तो ये किस स्पीड से जो है ये फ्लूइड अंदर जाता है? तो ये फ्लूइड जो है ये पर आवर के हिसाब से सिर्फ 3 to 5 ml अंदर जाता है, पर आवर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 3 to 5 ml जो है ये अंदर जाता है, ठीक है। और इसका जो मेन काम है वो क्या है कि ब्लड का बैक फ्लो ना आए और साथ में जो क्लॉटिंग हो रही है ब्लड के अंदर वो प्रिवेंट हो। कैथेटर के अंदर जो है वो क्लॉटिंग ना हो जाए, कैथेटर के अंदर जो है वो ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ उन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए हम ये प्रेशर बैग और फ्लूइड जो है वो साथ अटैच करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको एक ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। आपको एक ट्रांसड्यूसर चाहिए जिसका मेन काम क्या है कि जो आर्टरी से प्रेशर आ रहा है ना, उस आर्टरी की प्रेशर को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज कर लें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से जो न्यू तो है, लेकिन अगर समझ नहीं है हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा। आपने यहाँ पे कैथेटर पास किया आर्टरी के अंदर, ठीक है। अब एक जनरल बात है कि इस आर्टरी के अंदर जो वेव बन रहा है, ठीक है, या जो ब्लड के अंदर जो वेव बन रहा है वो वेव क्या है? वो मैकेनिकल वेव है ना, वो मैकेनिकल वेव है। अब उस मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करना, जो कि हमें मॉनिटर के ऊपर नजर आ रही है, उसमें चेंज करना किसका काम है? उसमें उसको चेंज करना ट्रांसड्यूसर का काम। अच्छा, प्रेशर बैग रिपीट कर दो। प्रेशर बैग ये है कि हम जो फ्लूइड अटैच करते हैं साथ में उसकी फ्लूइड के ऊपर हम एक प्रेशर बैग जो है वो लगा लेते हैं और उसको हम प्रेशर दे देते हैं। जिस तरह उसमें ना कफ मौजूद होता है और साथ में जो है वो एक उसमें एक स्केल मौजूद होता है, जिस तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर का एक जो स्पेक्ट्रोमीटर आता है ना, सेम इसी तरह होता है। उसमें हमने प्रेशर मेंटेन रखना है, ठीक है, और उसे लॉक कर देना। प्रेशर मेंटेन करके जब आप लॉक कर ले तो 300 तक जाके आप उसे लॉक कर दो, उसे छोड़ दो, उसका प्रेशर मेंटेन रहेगा उस हिसाब से। और उससे सिर्फ 3 to 5 ml जो है वो पर आवर में वो फ्लूइड अंदर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अटैच करने का मकसद और प्रेशर देने का मकसद ये होता है कि बैक फ्लो ना आए, बस, ठीक है। अब मैकेनिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल में कौन चेंज करेगा? ट्रांसड्यूसर चेंज करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये सामने नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं भी इतना जो है वो कप रहा हूँ, ये सामने नजर आ रही है, ये अंदर फ्लूइड है, ठीक है। ये अंदर क्या है? अंदर फ्लूइड है। ऊपर उन्होंने प्रेशर बैग लगाया, ठीक है, ऊपर उन्होंने प्रेशर बैग लगाया। प्रेशर बैग के साथ ये देखें, ये कफ है जिसे आपने इन्फ्लेट करना है, ठीक है। इसे आप इन्फ्लेट करके इसके ऊपर यहाँ पे जो है एक नट लगा होता है, एक नट सा लगा होता है जिसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है। जब आप उस 300, ये स्केल है, ठीक है, तो ये प्रेशर जो है वो 300 तक चला जाएगा। आपने क्या करना है? उस नट को जो है वो क्लोज कर देना, तो ये प्रेशर उसके अंदर मेंटेन रहेगा और इस फ्लूइड के जरिए, इस ट्यूबिंग के जरिए जो है वो फ्लूइड इधर आता है, ठीक है। चलो, अब एक एम्पलीफायर आप लोगों को चाहिए। एम्पलीफायर काम क्या है? इस सिग्नल्स को बढ़ाना। अभी सिग्नल्स तो बन गए, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल्स तो बना लिए, ठीक है,
लेकिन वो सिग्नल्स आपको दिखाएगा कौन, एम्पलीफाई कौन करेगा, मॉनिटर करेगा। आगे मैं नहीं जा रहा, यहाँ तक काफी है। सो कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए? इन्वेसिव कैथेटर, फ्लश सिस्टम, ठीक है। जिस फ्लश सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें, फ्लश सिस्टम में फ्लशिंग सॉल्यूशन, उसके ट्यूबिंग और एक 3 वे स्टॉपर। उसके अलावा आपको प्रेशर ब्रेक चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको एक ट्रांसड्यूसर चाहिए और साथ साथ आपको एम्पलीफायर या मॉनिटर चाहिए, ठीक है। स्लाइड्स में शेयर कर लूँगा, एक दफ़ा आप लोग भी रीड दे दो, अगर समझ ना आई तो फिर मुझसे पूछना। चलो, अभी भी अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, तब तक मैं आप लोग के अटेंडेंस मार्क